हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पाथ पर। देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ब्लूम का वर्गीकरण, ब्लूम की टैक्सोनॉमी। तो देखिए ब्लूम की टैक्सोनॉमी क्या है, ये कैसे अप्लाई होती है, और ये जो टॉपिक है मैं आपको बता दूं, ये जो शिक्षण विधियों का जो टॉपिक है उस टॉपिक के अंदर ये इंक्लूड होता है। देखिए दोस्तों, आज से पहले आपने हज़ारों वीडियो यूट्यूब पर देख ली होंगी, हज़ारों तरीके से हो सकता है, कई तरीके से आपने कंटेंट को पढ़ लिया होगा, बट लेकिन आप इसको अंडरस्टैंड कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं, यदि आप इस वीडियो में बने रहेंगे तो देखना आपकी अंडरस्टैंडिंग भी होगी और आपको ये यहीं की यहीं याद भी हो जाएगा। तो ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं ब्लूम की टैक्सोनॉमी। तो देखिए, पहले तो आप टैक्सोनॉमी का अर्थ समझें। देखो, टैक्सोनॉमी से मतलब है वर्गीकरण। हिंदी में इसको बोलें, टैक्सोनॉमी का मतलब होता है वर्गीकरण। वर्गीकरण, इन्होंने एक वर्गीकरण दिया, और वर्गीकरण किस मायने को लेकर के दिया, किस बात को लेकर के दिया, तो इन्होंने लिया कि वर्गीकरण दिया सिखाने को देकर के, सिखाने को लेकर के, कि कोई बच्चा है या कोई स्टूडेंट है, वो किस तरीके से सीखता है, वो कौन से कंसेप्ट को फॉलो करता है, तब जा करके वो सीखता है। तो देखिए दोस्तों, आज हम इनके फैक्ट्स को भी याद करेंगे और इसको बिल्कुल लर्न भी करेंगे। तो आपको बता दें, ब्लूम ने अपने वर्गीकरण को 3 भागों में डिवाइड किया कि जो वर्गीकरण है, वर्गीकरण किस बात का वर्गीकरण, बच्चे को सीखने एवं सिखाने का जो वर्गीकरण है वो उन्होंने 3 तरीके से डिवाइड किया। उन्होंने बताया कि एक जो विद्यार्थी है या एक बच्चा है वो कितने तरीके से सीखता है, तो उन्होंने बताया एक ज्ञानात्मक तरीके से, एक भावात्मक तरीके से एवं क्रियात्मक तरीके से। मतलब कहने का मतलब यह है कि कोई विद्यार्थी है, वो इस दुनिया में जन्म लेता है, कुछ ना कुछ वो सीखता रहता है, जन्म लेने के बाद सीखता रहता है। तो 3 तरीके से सीखता है, और उसकी 3 प्रोसेस कौन कौन सी हैं। पहली प्रोसेस होती है ज्ञानात्मक, दूसरी होती है भावात्मक, तीसरी कौन सी होती है, क्रियात्मक। ठीक है, अब ब्लूम ने यह बताया कि जब विद्यार्थी ज्ञानात्मक स्थिति से सीख रहा है तो कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करेगा, किन किन माध्यमों से, किन किन चीज़ों के माध्यम से वो सीखेगा। तो ब्लूम ने इसका क्या किया कि 6 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेशन किया। 6 पार्ट्स में इसको बांट करके बताया कि विद्यार्थी कैसे कैसे क्या क्या करता है। तो वो 6 पार्ट्स देखिए कौन कौन से हैं। ये 6 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट्स है ज्ञान, दूसरा बोध, तीसरा ज्ञान प्रयोग, चौथा विश्लेषण, फिर संश्लेषण और मूल्यांकन। ये 6 तरीके हैं। इन बात को समझिए कैसे क्या है, इनको एक स्टोरी के माध्यम से समझिए, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए कि इस तरीके से ये कैसे क्या मैटर है। तो देखिए, जो ज्ञानात्मक पक्ष है, ज्ञानात्मक पक्ष के बारे में सबसे पहले बीएस ब्लूम ने 1956 ईस्वी में बताया था। ये आप डेटा भी याद रख लें, कभी याद बताया था, 1956 में बताया था। तो उन्होंने ये बताया कि जब कोई विद्यार्थी है, जब कोई स्टूडेंट है, तो सबसे पहले वो क्या प्राप्त करता है, ज्ञान प्राप्त करता है। मतलब कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता है। अच्छा, वो जब वो ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तब उसकी जो स्थिति किस्म की आती है, बोध की आती है। कहने का मतलब है, आपने ज्ञान को प्राप्त कर लिया, जैसे विद्यार्थी ने ज्ञान को प्राप्त कर लिया, और जब वो ज्ञान को समझने लग जाए, जो उसने ज्ञान प्राप्त किया उसको समझने लग जाए, तब वो क्या कहलाता है, बोध कहलाता है। क्या कहलाता है, बोध। अच्छा, जब वो ज्ञान को अपने उपयोग में लेने लग जाए तब वो स्थिति क्या कहलाती है, ज्ञान की उपयोग। कहने का मतलब ये हुआ, कोई भी विद्यार्थी है या कोई भी व्यक्ति है, अपनी जब लाइफ में सबसे पहले किसी चीज़ को सीखेगा, जब अच्छे तरीके से उसको सीख जाएगा तो उसको समझने लग जाएगा। जब समझने लग जाएगा तो अपने ज्ञान का उपयोग भी करने लगेगा, और ज्ञान के उपयोग के साथ साथ वो क्या करने लग जाए, अपने ज्ञान का विश्लेषण करने लग जाए कि इसमें क्या, इसमें सही है, क्या इसमें राइट है, क्या इसमें रॉन्ग है, ऐसी बातें करने लग जाए। और फिर वो उसका संश्लेषण कर दे, मतलब उसका सृजन कर दे। ठीक है ना। और आफ्टर दैट क्या है, मूल्यांकन। फिर वो अपना क्या करे, एवेल्युएशन करे। क्या करे, अपना एवेल्युएशन करे। तो ये 6 प्रकार की उसकी प्रक्रिया होती है। इसको आप एग्जाम्पल से भी समझ लें। एग्जाम्पल से ये है कि जैसे एक टॉपिक है बैंक, बैंक नाम का टॉपिक है। पहली क्लास, जो छोटी क्लासेस होती हैं, उनमें केवल और केवल बैंक के बारे में ज्ञान दिया जाता है कि बैंक के माध्यम से क्या होती है, बचत होती है, और बैंक के अंदर क्या मिल जाता है, बैंक के अंदर ब्याज मिल जाती है। केवल विद्यार्थियों को केवल इतनी समझ होती है कि हाँ, एक बैंक है जहाँ पे हमारे जो मम्मी पापा हैं अपने पैसे को यहाँ पर रखने के लिए जाते हैं। ठीक है, इतनी उसके बारे में समझ आती है। लेकिन जब वो ज्ञान उसने प्राप्त कर लिया, जब जैसे ही वो बड़ा होता है तो उसकी समझ में आने लग जाता है कि हाँ भाई, बैंक का तो रोल तो रहता है, बैंक से हम लोन भी ले सकते हैं, बैंक को पैसे दे के आते हैं तो बैंक को ब्याज ही मिलता है, बट लेकिन हम उससे लोन भी ले सकते हैं। अब ये उसकी बात समझ में आ गई, ज्ञान उपयोग। अब वो क्या करता है कि जैसे ही वो बड़ा हो जाता है तो वो खुद अपना बैंक अकाउंट खुलवा लेता है। अब जब उसने बैंक के में अपने अकाउंट को खुलवा लिया, इसका मीनिंग ये हुआ कि उसने अपने ज्ञान को किस में ले लिया, उपयोग में ले लिया,
ज्ञान को अब वो विद्यार्थी क्या कर रहा है, अपने उपयोग में लग रहा है, तब वो क्या कहलाया, ज्ञान का उपयोग। अब वो उसी ज्ञान के आधार पर विश्लेषण करने लग जाए, संश्लेषण करने लग जाए, तब वो क्या कहलाएगा, अंत में आकर ये क्या होगा, मूल्यांकन होगा। तो इसको कहने का मतलब ये है कि ज्ञान को प्राप्त करना, यदि आप केवल ज्ञान प्राप्त कर रखा है केवल, तो ये सबसे निम्न स्तर है, सबसे छोटे लेवल की बात है। मतलब यदि आप केवल ज्ञान को प्राप्त करके आ चुके हो तो ये छोटे लेवल की बात है, क्योंकि अभी आप इस ज्ञान को यूज करना नहीं सीखे हो, अभी आपके अंदर समझदारी डेवलप नहीं हुई है, ठीक है ना। तो ये सबसे छोटे लेवल की बात है ज्ञान। उसके बाद आ जाते हैं, और सबसे अंत में क्या था, मूल्यांकन। तो मूल्यांकन के बारे में बात करें तो यदि किसी के अंदर मूल्यांकन का स्तर विकसित हो जाए तो आप समझ जाना कि वो सबसे उच्च स्तर का वैल्यू है, उस विद्यार्थी के अंदर सबसे हाई लेवल्स के वैल्यूज का क्या हो चुका है, डेवलपमेंट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, मैं अभी बता रहा हूं, मेरा फोकस ये है, आपने कई ऐसी वीडियो देखी होंगी जहां आपको कंटेंट ये सब कुछ लिखा मिल जाएगा, बट लेकिन आप उस कंटेंट को समझिए जिससे आपको रटना ना पड़े, आपकी समझ में आए। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए किस तरीके से बनेगा, अभी इस पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए किस तरीके से बनता है। क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी में ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत कौन कौन से स्टेप दिए गए हैं या कौन कौन से शब्द दिए गए हैं। तो शब्द देखिए ब्लूम की टैक्सोनॉमी कौन कौन से दिए गए हैं, ज्ञान है, बोध है, ज्ञान प्रयोग है, फिर क्या है, विश्लेषण, फिर संश्लेषण और मूल्यांकन। अब एग्जामिनर आपसे एक थोड़ी सी चीटिंग करता है, किस तरीके की करता है कि वो इन दोनों में कंफ्यूज करता है, वो इसके क्रम को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। क्या करेगा, क्रम को चेंज करेगा, ऊपर लिख देगा वो क्या, संश्लेषण, और नीचे लिख देगा क्या, विश्लेषण, और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा क्रम सही है, कौन सा क्रम सही नहीं है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमेशा सबसे पहले विश्लेषण ही किया जाता है और उसके बाद ही क्या होता है, संश्लेषण होता है। जब तक आप अच्छे तरीके से विश्लेषण नहीं करना जानते हो तब तक आप उसके ऊपर संश्लेषण कर ही नहीं सकते। इस बात को आप समझ लीजिए अच्छे तरीके से। जैसे कि आप पहले सालों साल पढ़ाई करते हो, अच्छे तरीके से उसका विश्लेषण करते हो, और एंड में आकर के आपकी केवल और केवल 2 आवर की क्या होती है, एग्जाम होती है, और आपका जो पढ़ा लिखा जो भी मसाला होता है वो 2 घंटे के अंदर क्या हो जाता है, निकल जाता है। ठीक है ना दोस्तों। तो ये इस प्रकार इसके बारे में देखें कि ये जो एक प्रक्रिया है, एक कैसी प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। दूसरी बात, यह जो प्रक्रिया है ये एक बढ़ते हुए क्रम की प्रक्रिया है। किसकी, बढ़ते हुए, ये क्रम इस तरीके से बढ़ रहा है, इस तरीके से बढ़ रहा है, तो बढ़ते हुए क्रम की, ये बढ़ते हुए क्रम की प्रक्रिया है। कहने का मतलब है सबसे एंड में जो प्रक्रिया होगी वो कौन सी होगी, वो होगी आपकी कौन सी, मूल्यांकन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे हाई लेवल, मतलब जो देखा जाए जो उच्च स्तर की जो बात है वो क्या होती है, मूल्यांकन होती है। ठीक है, हो सकता है मैं समझ पा रहा हूँ, आपकी समझ में आ चुका हुआ। अब हम डिस्कशन करते हैं भावात्मक। अब बीएस ब्लूम साहब ने ये भी कहा कि कोई जो विद्यार्थी है, मान लिया वो ज्ञानात्मक तरीके से, आप कह रहे हो कि ज्ञानात्मक तरीके से सीखता है, बिल्कुल हमने मान ली कि वो विद्यार्थी ज्ञानात्मक तरीके से सीखता है, लेकिन बीएस ब्लूम ने ये भी कहा कि भाई वो ज्ञानात्मक के साथ साथ वो भावात्मक तरीके से सीखता है। एक जो विद्यार्थी है वो काफ़ी अधिक इमोशनल अटैचमेंट होते हैं उसके, उनके द्वारा ही बहुत कुछ सीख जाता है। क्योंकि समाज में कई ऐसी परिस्थिति आती हैं कि जब विद्यार्थी केवल ज्ञान से नहीं सीखता, केवल माइंड ही माइंड से नहीं सीखता, वो केवल क्या, वो अपने अपने भाव, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, उनके द्वारा भी वो क्या करता है, सीखता है। तो इसके बारे में क्या है मैं आपको बता दूं, ये जो वर्गीकरण है 1964 में, ये साथ में इनके एक और तो विद्वान है, उनके नाम मैं आपको बता देता हूं। उन विद्वानों का नाम है, एक है उन विद्वान करथवाल, क्या नाम है, करथवाल, और एक है मैसिया, करथवाल एवं मैसिया, करथवाल एवं मैसिहा। ठीक है, मसीहा भी लिखा मिल जाता है, करथवाल एवं मैसिया। तो देखिए पहले तो आप फैक्ट याद कर लीजिए कि बीएस ब्लूम की टैक्सोनॉमी और भावात्मक पक्ष को करथवाल एवं मैसिया के द्वारा दिया गया था और 1964 ईस्वी में दिया गया था। अब देखिए करथवाल और मैसिया ने यह कहा था कि भाई हम आपकी बात से संतुष्ट हैं, बट लेकिन सीखने का तरीका क्या है, एक भावना भी होती है। आदमी दिल से बहुत सीखता है, बहुत सी बातें ऐसी होती है कि उसके जब दिल पे लग जाती है ना तो वो फिर बहुत कुछ कर देता है। तो देखिए क्या है, उन्होंने बताया कि सबसे पहली जो क्रिया होती है वो क्या होती है, आग्रहण की होती है। क्या होती है, आग्रहण। दूसरी अनुक्रिया, तीसरी अन्मूल्यन, चौथी प्रत्यतीकरण, फिर व्यवस्थापन, और आफ्टर दैट क्या होगा, चरित्र का निर्माण। अब इन्होंने इस तरीके से बताया
कि भाई ऐसा होता है जब विद्यार्थी सीखता है कुछ ना कुछ, तो सबसे पहले वो क्या करता है, आग्रहण करता है, कुछ ना कुछ सीखता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा देखता है, कहीं ना कहीं वो ऐसा देखता है, मतलब आग्रहण करने के लिए वो कहीं ना कहीं क्या करता है, कुछ ना कुछ उसको ऐसा दिखाई देता है, वो कोई कहीं ना कहीं उसे ऐसे मोटिवेशन उसको दिखाई देते हैं, ठीक है ना, कहीं ना कहीं वो क्या करे, आग्रहण, तो वहां से वो सीखने की कोशिश करेगा। अब सीखने की कोशिश करेगा, उन्हीं के ऊपर क्या करेगा, वो अनुक्रिया करेगा, क्या करेगा, अनुक्रिया करेगा, और उन्हीं का क्या करेगा, वो अनुमूल्यन करेगा। तो देखिए दोस्तों, आप इसको एक बार मैं कह रहा हूं, आप थोड़ा सा इसको एक एग्जाम्पल से समझें। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, एक विद्यार्थी है, वो फुटबॉल खेल रहा है, लेकिन वो कहाँ खेल रहा है, फुटबॉल हाईवे पर खेल रहा है, वो सड़क पर जाकर के फुटबॉल खेल रहा है, और आप इसको यहाँ से बैठ करके देख रहे हो, इस विद्यार्थी को, ये जो खेल रहा है, आप इसको यहाँ से बैठ करके देख रहे हो, तो आप इसके देखने मात्र से आप देखिए आपके माइंड में क्या मैसेज आएगा। आपने आग्रहण किया कि एक विद्यार्थी है, एक मेरा दोस्त है, जो क्या कर रहा है, फुटबॉल हाईवे पर खेल रहा है। सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, अनुक्रिया। आपके माइंड में भी आ रहा है, क्यों ना यार मैं भी खेलने के लिए चला जाऊं, क्यों ना मैं भी वहां पर जाकर के खेल सकता हूं। ऐसा वो क्या करता है, ऐसी वो क्या करता है, अनुक्रिया करता है। तो सेकंड टाइम में वो क्या करेगा, अनुक्रिया करेगा कि क्यों भाई मैं भी खेलने को चला जाऊं। वो खेलने की क्या करेगा, सोचने लग जाएगा अपने माइंड के अंदर, क्यों ना मैं भी ऐसा करने के लिए चला जाऊं। नंबर 3, अनुमूल्यन। अनुमूल्यन का मतलब होता है वैल्यूइंग करेगा। अब वो क्या करेगा, जो व्यक्ति है वो अपने किए गए कार्य का वैल्यू करेगा कि भाई मैं जो सोच रहा हूं, क्या ये सही सोच रहा हूं, कहीं मैं गलत तो नहीं सोच रहा, मतलब वो इस बात को रॉन्ग एंड राइट में रहेगा। वो कहेगा, जो अनुमूल्यन है यहां कहेगा कि मैं राइट अनुमूल्यन कर रहा हूं, वैल्यूइंग सही दे रहा हूं, गलत दे रहा हूं, कि सड़क पर खेलना सही है या गलत है। अब वो ये जो विद्यार्थी है, ये इस कंडीशन में है, ये देख रहा है कि सड़क पर जो मेरा दोस्त खेल रहा है, ये सही बात है या गलत बात है, ऐसा वो सोच रहा है। फिर क्या होगा, प्रत्यक्षीकरण मतलब कंसेप्चुलाइजेशन है। वो क्या करेगा, कंसेप्ट बनाएगा अपने दिमाग के अंदर कि भाई अब देखो, आपको एक ही काम करना है। अब इस कहानी को और देखिए, ये जो विद्यार्थी जो खेल रहा था, अब क्या होता है कि एक कार आती है और इसका क्या हो जाता है, बेचारे का एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट हो जाने के बाद ये कहाँ पहुंच जाते हैं भाई साहब, हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। तो अब क्या है, ये जो विद्यार्थी जो देख रहा था यहाँ से, उसके दिमाग में एक मैसेज आता है कि ना भाई ना, मैं नहीं खेलूंगा, मैं खेलूंगा तो मेरा भी एक्सीडेंट हो जाएगा और मुझे भी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, मेरे हाथ पैर टूट जाएंगे, ऐसा वो सोचने लग जाएगा। अब वो यहाँ पर वो वैल्यूइंग देगा, प्रत्यक्षीकरण कंसेप्ट बनाएगा, क्या मुझे ये काम करना है या नहीं करना, ये करना है या नहीं करना, ऐसी वो मतलब कंसेप्ट बनाएगा। व्यवस्थापन और चरित्र निर्माण, ऐसी वो व्यवस्था करेगा और क्या होगा, चरित्र का निर्माण। यदि वो ऐसे काम करेगा तो उसका इसी तरीके का चरित्र का निर्माण होगा, मतलब ऐसी जो बातें उसके चरित्र में आ जाएंगी। अब देखिए, आप ये कहोगे सर इसमें और इसमें अंतर क्या है, इन दोनों में आप अंतर कैसे बता रहे हो। तो देखिए दोस्तों, अंतर ये है इसमें कि ये जो व्यक्ति है, इसने जो एक्सीडेंट देखा, ये किसी किताब में नहीं था, ये किसी टीचर ने उसको नहीं पढ़ाया था, कुछ भी नहीं था, ये उसने खुद देखा था, अपने आंखों से देखा था, उसने आंखों से देखा था, उसके बाद फील किया था, और फील करने के बाद उसने डिसीजन लिया था, और वो विद्यार्थी अपने जीवन में ये सीख गया कि मैं कभी भी जाकर के हाईवे पर नहीं खेलूंगा। तो ये सीखना ही तो कहलाया, यही तो एक प्रोसेस है कि जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और ऐसे चरित्र का निर्माण होगा, ऐसे चरित्र का क्या होगा, निर्माण होता है। कहने का मतलब है, यदि आप अच्छी बातें सीखते हो तो आपके चरित्र का निर्माण कैसा होता है, अच्छा होता है, और यदि आप गलत बात सीखते हो तो आपके चरित्र का निर्माण भी कैसा होता है, गलत होता है। देखिए, इसको गलत और चरित्र के निर्माण से कैसे रिलेटेड होती है, ये बात मैं आपको बता दूं। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने कहीं पर कुछ गलत काम होते हुए देखा हो और आपके दिमाग में ये फीलिंग आ जाए, क्यों ना मैं भी ये गलत काम कर लूँ, मुझे गलत काम करने में क्या जा रहा है। जैसे आपने कहीं पर चोरी होते हुए देखा एटीएम बैंक के अंदर, तो आपके भी दिमाग में आ रहा है, क्यों ना मैं भी रातों रातों करोड़पति बन जाऊं, क्यों मैं मेहनत करूं, क्यों मैं ऑनलाइन आकर के क्यों बच्चों को पढ़ाऊं, क्यों मैं मॉर्निंग में जाके स्कूल जाऊं, क्यों मैं दिन भर अपने मतलब इस तरीके से परेशान हूं, क्यों। ऐसे ही जब माना कि वो जैसे एटीएम वाली बात में वो समझ जाए कि मुझे भी एटीएम को तोड़ना है, तो उसके चरित्र का निर्माण कैसा हो गया, गलत तरीके के चरित्र का वो निर्माण कर रहा है। इसीलिए
अच्छी बातें सीखते हैं तो अच्छे चरित्र का निर्माण होता है, और गलत बातें सीखते हैं तो हमारे गलत चरित्र का क्या होता है, निर्माण होता है। तो देखिए दोस्तों, यहां से देखिए क्या क्वेश्चन है, मैं आपसे बता दूं। यहां से क्वेश्चन ये है कि इसमें सबसे निम्न लेवल का स्तर क्या है। तो देखो, केवल आग्रहण करना तो एक निम्न स्तर की बात है, एक छोटी सी बात है। आपने देखा किसी चीज को, ये तो छोटी सी बात है, लेकिन यदि आपके चरित्र का निर्माण हो गया तो ये सबसे हाई लेवल की बात है, ये उच्च स्तर की बात है। ये मतलब ये अब बड़ी बात हो गई, आप उससे बहुत कुछ सीखने लगे, ये अब क्या है, एक बड़ी बात है। तो देखो यहां से क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन ये आएगा कि करथवाले मसीहा के द्वारा दी गई ब्लूम की टैक्सोनॉमी के अंतर्गत इसका सही क्रम क्या है। तो ये देखिए, ये जो तीनों लिखे हुए हैं, 1, 2 और 3, तीनों ही क्रम में है, इनके क्रमों में बिल्कुल भी अंतर नहीं है। क्रम आग्रहण, अनुक्रिया, उन्मूलन, प्रत्यक्षीकरण, व्यवस्थापन और चरित्र निर्माण। जैसे कोई एक विद्यार्थी है, वो उन्मूलन नहीं कर पाया है, क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा, यदि कोई विद्यार्थी उन्मूलन नहीं कर पाता है तो क्या वो प्रत्यक्षीकरण कर पाएगा। आपका कमेंट में आंसर आना चाहिए, यदि आप वीडियो को देख रहे हो तो कमेंट में आपका आंसर आना चाहिए कि जैसे क्वेश्चन मैंने पूछा है कि यदि वो आग्रहण, अनुक्रिया, उन्मूलन नहीं कर पा रहा है तो क्या प्रत्यक्षीकरण कर पाएगा। तो देखो नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें होता ही है कि ये आप स्टेप बाय स्टेप हर चीज को सीख रहे हो। यदि आपने एक भी स्टेप मिस कर दी, आपने एक भी स्टेप मिस कर दी तो पूरा के पूरा जो सिस्टम है वो क्या हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है। पूरा के पूरा सिस्टम यहां से खत्म हो जाता है और पूरी प्रोसेस दोबारा से शुरू से जाकर के क्या होती है, स्टार्ट होती है। ठीक है, तो आग्रहण, अनुक्रिया, उन्मूलन देखो ऐसे याद कर लेना, तीनों में आ है, शुरुआत की जो 3 है आ है, उसमें आज का अक्षर है आग्रहण, अनुक्रिया, उन्मूलन, फिर है प्रत्यक्षीकरण, व्यवस्थापन और चरित्र निर्माण। कौन सा निर्माण, चरित्र निर्माण। अब जैसे इसको ऐसे समझना है, यदि किसी विद्यार्थी के भाव अच्छे हैं तो उसके चरित्र का निर्माण भी क्या होता है, अच्छा होता है, क्योंकि इसमें जो सबसे एंड की क्रिया है वो कौन सी क्रिया है, चरित्र निर्माण है। ठीक है, एक और समझते हैं, ये क्या है, क्रियात्मक पक्ष क्या है। आप देखो लिखते चले भले आप, है ना, ये निम्न स्तर है, ये उच्च स्तर है। ठीक है, मैं साथ ही साथ लिखता जा रहा हूं, आप नोट करते चलें। उद्दीपन, क्रियात्मक पक्ष को मैं बता दूं, दिया है सिम्पसन ने दिया था 1969 में। 1969 में सिम्पसन के द्वारा क्रियात्मक पक्ष को दिया गया था। क्रियात्मक पक्ष को इंग्लिश में साइकोमोटर डोमेन कहते हैं। कौन सा डोमेन कहते हैं, साइकोमोटर डोमेन का मतलब होता है क्षेत्र। ये कौन से क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं, साइकोमोटर। अब साइको माने क्या होता है, साइको माने होता है दिमाग, क्या होता है, दिमाग, और मोटर माने क्या होता है, गति। मतलब ऐसा कार्य जिसको हम दिमाग भी इसमें यूज करें और जिसमें हमारे शरीर की गति भी क्या हो, इंक्लूड हो, तब वो काम कौन सा कार्य कहलाता है, वो कार्य कहलाता है आपका क्रियात्मक कार्य या साइकोमोटर डोमेन कहलाता है। देखिए, क्रियात्मक पक्ष का एक और नाम होता है मनोशारीरिक पक्ष। कौन सा पक्ष होता है, मनोशारीरिक पक्ष। मनोशारीरिक पक्ष से मतलब ये है कि हम मन के द्वारा, मन मतलब मस्तिष्क एवं शरीर के द्वारा, मन के द्वारा एवं मस्तिष्क एवं शरीर के द्वारा क्या करते हैं, हम कार्य करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा भी गया है कि क्रियात्मक पक्ष का दूसरा नाम क्या है, मनोशारीरिक पक्ष है, किसने दिया, सिम्पसन ने दिया, 1969 में दिया, डेटा याद रहना चाहिए। इसका एक और नाम है साइकोमोटर डोमेन। ठीक है, अब यहां क्या है, क्रियात्मक पक्ष के बारे में बात करें तो क्रियात्मक पक्ष में भी कितने हैं, 6 हैं इसके। कितने हैं, 6। पहला कौन सा है, उद्दीपन। दूसरा कार्य करना, उद्दीपन कार्य करना। नंबर 3 नियंत्रण करना, उद्दीपन कार्य नियंत्रण। और नंबर 4 है समायोजन, फिर है स्वाभाविकरण, नेचुरलाइजेशन, एंड 6 है आदत का निर्माण, हैबिटाइजेशन। हैबिट का निर्माण होगा, हैबिट फॉर्मेशन। इसको मैं हटा देता हूं, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, देखो उद्दीपन, उद्दीपन का मतलब है कि किसी सामने वाले को देखकर आपकी जो एक्टिविटी तेज होने लग जाए तो सामने वाला आपके लिए किसका काम करता है, उद्दीपन का काम करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है। जैसे आपका पड़ोसी नौकरी लग जाए तो मैं बता रहा हूं आपका खून खोलने लग जाएगा कि भैया मुझे भी अब क्या लगना है, नौकरी लगना ही लगना है। ठीक है ना, तो पड़ोसी आपके लिए क्या कहलाया, उद्दीपन कहलाया। क्या कहलाया, उद्दीपन। तो क्रियात्मक पक्ष में ये बताया कि हम शरीर से और मस्तिष्क से देखो कैसे सीखते हैं। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले क्या होता है, उद्दीपन। कोई मोटिवेट करता है, हमको सामने वाला कोई ना कुछ दिखता है, उद्दीपन।
उस सामने वाले को देख करके हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ काम करना क्या कर देते हैं, स्टार्ट करते हैं, क्यों ना कुछ कार्य किया जाए, ठीक है, क्यों ना कुछ कार्य किया जाए, क्यों ना मैं काम करूं। फिर क्या है, नियंत्रण। काम के साथ साथ अपने आप पर कंट्रोल भी करना सीखते हैं हम, कि हम अपनी क्रियाओं पर, अपने इच्छाओं पर हम क्या रखें, थोड़ा सा नियंत्रण रखें, अपने मस्तिष्क पर क्या रखें, हम थोड़ा सा कंट्रोल रखें। समायोजन, एडजस्टमेंट करें और उन चीज़ों को स्वभाव में लाएं, फिर हमारे आदत का निर्माण हो। इस बात को एक एग्जाम्पल से समझें। देखो एग्जाम्पल से इस तरीके से समझना है, जैसे कि आपको बाइक चलाना नहीं आता है, माना कि आपको बाइक चलाना नहीं आता है, तो आप क्या करोगे, आपने देखा कि आपका जो पड़ोसी है वो वही बाइक चला लेता है, बहुत अच्छे तरीके से बाइक चला लेता है। तो देखो सबसे पहले क्या आया, उद्दीपन। आपने किसको देखा, अपने फ्रेंड को देखा कि वो क्या चला रहा है, भैया बहुत अच्छे तरीके से बाइक चला रहा है, ठीक है, आपके दिमाग में मैसेज गया, तो आपने क्या सोचा, कार्य करने की सोची, क्यों ना भैया मैं भी कहीं से बाइक वगैरह की जुगाड़ करूं और क्यों ना मैं भी सीखना स्टार्ट कर दूं, ठीक है, यही तो आपके अंदर क्रिया होगी कि मैं भी कहीं ना कहीं सीखना स्टार्ट कर दूं। अब क्या करोगे, आप उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करोगे, आप हो सके आप बाइक की क्या करोगे, व्यवस्था करोगे, कहीं से बाइक लेकर के आओगे। फिर क्या होगा, नियंत्रण। अब क्या करोगे, आप देखो बाइक चलाना सीखोगे भाई, और बाइक चलाने में आप इतने सारे एक्सीडेंट करोगे शुरुआत में, कहीं से तो यहाँ से चलोगे, हाथों से चलोगे, कहीं घोंटुओं से चलोगे, तो आप मतलब क्या है, बहुत अधिक आपसे क्या होंगे, गलत काम होंगे। तो अब आपसे कहा जाए कि भैया आप उस चीज़ पर नियंत्रण करना भी तो सीखो। आप बाइक ले आए तो इसका मतलब ये थोड़ी है आप बाइक को ऐसे ही घुसेड़ दोगे कहीं पर, आप तो क्या उस पर नियंत्रण करना भी तो सीखना पड़ेगा, तो आप उस पर नियंत्रण करिए। जब नियंत्रण हो जाता है किसी चीज़ पर, तो समायोजन का मतलब है, जैसे आपको जरूरत पड़ रही है तो हम तेज भी चलेंगे, और जरूरत नहीं पड़ रही है तो हम क्या स्लो भी चलेंगे। जैसे अब रीट की तैयारी है, अभी आपके पास 100 दिन का टाइम है, 90 दिन का टाइम है, तो आप क्या कर सकते हो, थोड़े सा स्लोली आप पढ़ाई करोगे, हो सकता है आप 6-7 घंटे पढ़ रहे होगे, लेकिन जैसे ही आपका नज़दीक एग्जाम आ जाएगा तब आप क्या है कि 8 से 10 घंटा की पढ़ाई करना स्टार्ट कर दोगे। ये क्या एडजस्टमेंट है। अकॉर्डिंग टू टाइम हम थोड़ा फॉरवर्ड होंगे और अकॉर्डिंग टू टाइम हो सकता है हम थोड़ा बैकवर्ड भी होंगे। ये क्या कहलाता है, समायोजन। उसी एग्जाम्पल को समझिए, जैसे बाइक है, बाइक को हम चलाना तो सीख गए, बट लेकिन हमें जरूरत पड़ेगी तो हम तेज भी चलाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, स्लो भी चलाएंगे, ये चीज़। अब है स्वाभाविकरण। अब बाइक चलाना आपके किस में आ गया, स्वभाव में आ चुका है, मतलब वो आपकी क्या बन चुकी है, मतलब स्वभाव है कि अब आपको कोई दिक्कत नहीं आती है, आप नॉर्मली आप बाइक को चलाना सीख चुके हैं, ठीक है ना। और आदत निर्माण, और अब वो धीरे धीरे क्या बन गई, आपकी आदत बन गई है, और अब आदत ऐसी बन गई है कि आप चाबी निकाल के लेके आते हो और आपको उसमें इग्निटर में लगाई और चालू की, सेल्फ दबाया और आप ले जाते हो। ना तो आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ना आपको गियर डालने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, मतलब हर कार्य को आप अच्छे तरीके से सीख जाते हो। तो बात यहाँ पर ऐसी है कि जब किसी हम कार्य को सीखते हैं, मतलब आदत निर्माण, हैबिट फॉर्मेशन जो हो रही है हमारी, हैबिट फॉर्मेशन भी एक दिन में नहीं होती, उसकी भी कितनी प्रक्रियाएं, ये 6 प्रक्रिया हैं। वो 6 प्रक्रिया कौन कौन सी है, उद्दीपन, कार्य, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभिकरण और आदत निर्माण। तो देखिए उद्दीपन तो सबसे निम्न स्तर की बात है, मतलब आपका पड़ोसी चलाना सीख रहा है या पड़ोसी को देख रहे हो तो एक सबसे लो लेवल की बात है, बट लेकिन आपकी आदत भी अब ऐसी होगी कि आप स्वयं खुद चलाना सीख चुके हैं और आपको इसके चलाने में कोई समस्या नहीं है, तब ये क्या कहलाता है, तब ये हमारा क्रियात्मक पक्ष कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये पक्ष भी अपने क्रम में ही होगा, ये भी ऑर्डर में ही होता है। सबसे पहले उद्दीपन, फिर कार्य, फिर नियंत्रण, समायोजन, स्वाभिकरण। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा चुका है कि यदि एक विद्यार्थी समायोजन नहीं कर पाता है तो क्या वह स्वाभाविकरण की क्रिया को कर पाएगा? आप आंसर देना इसमें कमेंट में, यदि अपने वीडियो देखी हो तो क्या होगा, नियंत्रण के बाद क्या होगा, नंबर 4 उद्दीपन, कार्य, नियंत्रण, समायोजन। तो समायोजन होगा तभी जाके क्या होगा, स्वाभाविकरण होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही, नहीं थोड़ा सा एक और है, एक और रह रहा है, मैं आपको बताऊं थोड़ा सा रह रहा है। अब ये जो कंसेप्ट है ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, इसको 3H सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसको मैं उठा रहा हूं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और जो क्रियात्मक है इसको 3H सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। 3H मतलब 1H, 2H, 3H। हेड मतलब सिर मतलब मस्तिष्क मतलब ज्ञानात्मक पक्ष जो मैंने अभी पढ़ा है। हेड, हार्ट मतलब क्या हो गया, अपना हृदय। ठीक है, हृदय का मतलब क्या हो गया, हृदय वाली जो बातें हैं वो कहाँ आती हैं, भावनात्मक पक्ष में आती हैं। और ये आ गया हैंड,
क्या हो गया, हैंड। हैंड मतलब हाथ हो गया, हाथ का मतलब होता है क्रिया करना, क्या करना, क्रिया करना। इस प्रकार से जो 3S सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया दोस्तों, 3S सिद्धांत BS ब्लूम के द्वारा दिया गया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 3S सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, 3S सिद्धांत BS ब्लूम के द्वारा दिया गया। अब देखो 3S सिद्धांत के साथ एक सिद्धांत और हो जाता है 4H। कौन सा सिद्धांत है, 4H। इसमें एक H और जोड़ दी जाए, 3H में एक और जोड़ दी जाए और उस H का नाम क्या कर दिया जाए, हेल्थ, HEALTH। स्वास्थ्य की बात और की जाए, आपके स्वस्थ रहने के बारे में बात और कर ली जाए, तब ये जो सिद्धांत है ये महात्मा गांधी जी का सिद्धांत बन जाता है। किसका सिद्धांत बन जाता है, महात्मा गांधी जी का सिद्धांत बन जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 3S थ्योरी किसके द्वारा दी गई, तो 3S थ्योरी BS ब्लूम के द्वारा, और 4H थ्योरी किसके द्वारा दी गई, महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, मैं समझ पा रहा हूँ आप ब्लूम की टैक्सोनॉमी को विद एग्जाम्पल, विद कंसेप्ट और विद अंडरस्टैंडिंग लेवल आप समझ चुके होंगे। फिर भी आपको कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स दोस्तों आपके लिए खुला हुआ है, आप कमेंट धड़ल्ले से कमेंट करें और मुझे जितना पॉसिबल होगा उतनी जल्दी मैं आपके जवाब देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी एक और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे के अंतर्गत। थैंक यू सो मच।